चुंबकों की इस अदृश्य शक्ति के एक नए और रोमांचक विश्लेषण में स्वागत है। बचपन में हम सबने चुंबकों के साथ खेला है, उनके एक दूसरे को खींचने और धकेलने की ताकत को महसूस किया है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वास्तव में इसके पीछे क्या काम कर रहा है? ये ऐसे बल हैं जिन्हें हमारी आंखें बिल्कुल नहीं देख सकती। लेकिन विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि जो चीजें अदृश्य हैं उन्हें भी मैप किया जा सकता है, नापा जा सकता है और गणित के जरिए पूरी तरह से समझा जा सकता है। आज की इस व्याख्या में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए, बिना देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह है। हम चुंबकीय क्षेत्र की नींव से शुरुआत करेंगे, फिर चुंबकीय बल रेखाओं को समझेंगे, उसके बाद चुंबकत्व वाहक बल, फ्लक्स घनत्व और आखिर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों और इकाइयों पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की नींव। यहाँ से हमारा आधार तय होगा। जब भी हम किसी चुंबक के बारे में सोचते हैं तो अक्सर वो बस एक ठोस धातु के टुकड़े जैसा लगता है, लेकिन असल में वो एक बहुत ही एक्टिव और अदृश्य वातावरण का सोर्स है। इसे ठीक से समझने के लिए चुंबकीय परिपथ यानी मैग्नेटिक सर्किट को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह चुंबकीय बल रेखाओं का एक पूर्ण और बंद मार्ग होता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे पानी को बहने के लिए एक पूरे पाइप की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही चुंबकीय बलों को चलने के लिए एक बिना टूटे हुए बंद रास्ते की जरूरत होती है। ये कोई खुली सड़क नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सर्किट है। अच्छा, अब उस भौतिक वातावरण की बात करते हैं जो चुंबक के चारों ओर मौजूद रहता है। चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड वो खास इलाका है जहां इस अदृश्य शक्ति को सच में महसूस किया जा सकता है। अगर इस क्षेत्र में लोहे का कोई टुकड़ा या कोई चुंबकीय सुई लाई जाए तो उस पर तुरंत असर दिखेगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस अदृश्य क्षेत्र की अपनी एक सटीक दिशा होती है, जिसे एक साधारण कंपास की मदद से बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। अब जहां विज्ञान है वहां मापना तो जरूरी है ना? चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए दो मुख्य इकाइयां हैं और इनके बीच का गणित समझना काफी रोचक है। इसका एसआई मात्रक है टेस्ला और सीजीएस मात्रक है गॉस। जरा इस गणितीय रूपांतरण पर ध्यान दीजिए। एक गॉस केवल 10 की घात -4 टेस्ला के बराबर होता है। मतलब एक टेस्ला सीधे सीधे 10,000 गॉस के बराबर है। ये अंतर बहुत विशाल है, जो हमें बताता है कि टेस्ला वास्तव में कितनी बड़ी और पावरफुल इकाई है। आइए अब अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का चित्रण, यानी इन अदृश्य रेखाओं को देखना। सैद्धांतिक बातों के बाद ये देखना सच में रोमांचक है कि ये अदृश्य बल आखिर कैसा पैटर्न बनाते हैं। ये पैटर्न साफ तौर पे दिखाता है कि चुंबक के बाहर बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव यानी एन से निकलती हैं और एक बहुत ही सुंदर घुमावदार रास्ता लेते हुए दक्षिणी ध्रुव यानी एस तक पहुंचती हैं। ये कोई रैंडम फैलाव नहीं है, बल्कि एक बेहद अनुशासित फ्लो है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे समझना बिल्कुल क्रूशल है। हमने अभी देखा कि चुंबक के बाहर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने पूर्ण और बंद मार्ग की बात की थी। तो फिर ये सर्किट पूरा कैसे होता है? जवाब है चुंबक के अंदर। चुंबक के भीतर ये रेखाएं वापस दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती हैं, यानी बाहर एन से एस और अंदर एस से एन। यही वो सटीक मैकेनिज्म है जो इस पूरे परिपथ को गोल और पूरा बनाता है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, चुंबकत्व वाहक बल। इसे हम इस पूरे सिस्टम की चुंबकीय धड़कन भी कह सकते हैं। तो एक स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि इन अदृश्य रेखाओं को इस बंद रास्ते में लगातार घूमने के लिए ऊर्जा आखिर मिलती कहाँ से है? इस तुलना को देखिए, सब साफ हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि बिजली के तारों में करंट अपने आप नहीं दौड़ता, उसे धक्का देने के लिए वोल्टेज की जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर धक्का देने वाले बल को चुंबकत्व वाहक बल या एमएमएफ कहा जाता है। यह इस पूरी प्रणाली की एक धड़कन की तरह है जो लगातार फ्लक्स को पंप कर रही है। इस धड़कन या बल की असली ताकत को नापने के तरीके को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या एच कहते हैं। इसे ऐसे इमेजिन करें, अगर एक ऐसा तार हो जो 1 इकाई लंबा है, उसमें 1 इकाई करंट बह रहा है और उसे चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल 90 डिग्री यानी लंबवत रखा गया है, तो उस तार पर जो वास्तविक बल लगेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है।
यह एक सदिश राशि है जिसका सीधा मतलब ये है कि इसमें बल कितना है और किस दिशा में लग रहा है। दोनों बातें बेहद मायने रखती हैं। चलिए अब अपने चौथे पड़ाव पर आते हैं, चुंबकीय फ्लक्स और घनत्व। यहाँ हम इन रेखाओं की गिनती करना सीखेंगे। बल और दिशा को समझने के बाद अब बात करते हैं नंबर्स की। फिर से उस पैटर्न को दिमाग में लाइए। चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम एक काल्पनिक सतह या तल रख दें तो उस तल के बिल्कुल आर पार गुजरने वाली उन सभी बल रेखाओं की कुल गिनती को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर फाई से दर्शाया जाता है। मतलब एक दी गई जगह से कितने अदृश्य तीर आर पार निकल रहे हैं उनका टोटल ही फ्लक्स है, और इसकी SI यूनिट वेबर होती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ कुल गिनती जानना ही काफी नहीं है। ये भी तो देखना होगा कि वे रेखाएं कितनी घनी हैं। और यहीं पर ये फॉर्मूला काम आता है। B = 5/A। इसका सीधा सा मतलब है कि कुल चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई को उस खास जगह के क्षेत्रफल यानी A से डिवाइड कर दिया जाए। अगर एक बहुत छोटी सी जगह में ढेर सारा फ्लक्स मौजूद है तो घनत्व बहुत ज्यादा होगा। इसे वेबर प्रति वर्ग मीटर या फिर टेस्ला में नापा जाता है। एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात। विज्ञान की अलग अलग किताबों में अक्सर शब्दों को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि चुंबकीय घनत्व और चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों ही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के पर्यायवाची हैं। तो आगे से अगर कहीं मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने को मिले तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये उसी B की ही बात हो रही है। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, महत्वपूर्ण सूत्र और इकाइयां। अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे इस एक टेबल में बहुत अच्छे से समेटा गया है। सबसे पहले रूपांतरण, एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। दूसरा घनत्व का फॉर्मूला B = 5/A जिसकी इकाई टेस्ला है। और आखिर में वो पुशिंग फोर्स यानी MMF जिसका सूत्र N×I NI है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टेक्निकली इसकी इकाई हेनरी होती है, लेकिन असल प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग की दुनिया में इसके लिए एम्पियर टर्न या AT का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये एकदम पक्का याद रखने वाला पॉइंट है। और इसी के साथ हमारे आज के इस विश्लेषण का सफर पूरा होता है। एक बंद परिपथ से लेकर उसे धकेलने वाले चुंबकत्व वाहक बल तक इस पूरी अदृश्य दुनिया को हमने स्टेप बाय स्टेप डिकोड किया है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, ये सिर्फ किताबों में लिखे हुए नियम नहीं हैं। आज की बड़ी बड़ी मोटरें, जनरेटर और हमारे शहरों के पावर ग्रिड इन्हीं सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये अदृश्य MMF धड़कन इतने विशाल फ्लक्स को कंट्रोल कर सकती है, तो क्या आने वाले कल में हवा में तैरने वाली लेविटेटिंग ट्रेनों या अंतरिक्ष की नई तकनीकों में हमें इसी बल का और भी अद्भुत इस्तेमाल देखने को मिलेगा? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की ये व्याख्या यहीं समाप्त होती है। विज्ञान के इस अदृश्य जादू को समझना वाकई एक शानदार अनुभव है।